पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए जाने से पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। सूत्रों के मुताबिक चंडीगढ़ में हुई बैठक के दौरान पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने नेताओं को साफ संकेत दिया है कि फिलहाल प्रदेश संगठन में किसी तरह का नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे में सवाल अब यह है कि क्या आलाकमान के इस फैसले के बाद पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान और बढ़ जाएगी या फिर पार्टी इस संकट से उबर पाएगी। नोटिस दिया है हाई कमांड के खिलाफ। मैं पहला भी क्या सीगा जेड़ा हाई कमांड के खिलाफ बोलेगा और मर्यादा च नहीं रहेगा और खिलाफ उन्होंने नोटिस दिता गया, वो अपनी क्लैरिफिकेशन देंगे और क्लैरिफिकेशन तो बाद पार्टी बंदी कार्रवाई करेगी। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर राजा वडिंग का ये बयान क्या पंजाब कांग्रेस में बगावत का बिगुल बजा चुके चरणजीत सिंह चन्नी के लिए संदेश है? क्या ये उन नेताओं के लिए चेतावनी है जो मोरिडा में चन्नी के आवास पर हुई बैठक में शामिल हुए और खुलकर राजा वडिंग के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे? या फिर साफ संकेत यही है कि हाईकमान का फैसला अब सभी को मानना होगा? एक तरफ कांग्रेस हाईकमान के प्रतिनिधि भूपेश बघेल 5 दिन के पंजाब दौरे पर हैं और लगातार बैठकों के जरिए पार्टी में उठे मतभेदों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चन्नी खेमे के कई नेता भूपेश बघेल के कार्यक्रमों से दूरी बनाकर राहुल गांधी से मुलाकात की उम्मीद में दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इनमें सुखजिंदर रंधावा, परगट सिंह और खुद चरणजीत सिंह चन्नी भी शामिल हैं। जिन्ना ने किसी तरीके दी कोई शर्त, कोई मठियाई लड्डू खान दी लाउणी ओ ला लो, ऑल इज वेल। और सारे एक मंच ते तुहानू इसे तरह तुहाडे माइकां नू ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ हैंडल्स ਨੂੰ संबोधन करेंगे पंजाब कांग्रेस के सारे लीडर। भूपेश बघेल पंजाब में हाईकमान के दूत बनकर मतभेद खत्म कराने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन क्या वो इसमें सफल होंगे? इस पर अभी भी सवाल कायम है। सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि कहीं पंजाब कांग्रेस में वैसी स्थिति न बन जाए जैसी कभी राजस्थान कांग्रेस में देखने को मिली थी, जब हाईकमान के पर्यवेक्षकों से मिलने से ही गहलोत समर्थक विधायकों ने इनकार कर दिया था। ऐसे में अब सबकी नजर राहुल गांधी पर टिकी है कि पंजाब कांग्रेस के सियासी संकट पर उनका अगला कदम क्या होगा। टकराव शुरू हुआ स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों के बाद, जहां पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के इलाके में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा और वहीं राजा वडिंग के राजनीतिक क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षाकृत निराशाजनक रहा। और इसी मौके का फायदा देकर प्रभावशाली एक गुट ने हाईकमान तक अपनी रीच की और हाईकमान तक पहुंच कर राजा वडिंग को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के पद से हटाए जाने की मांग तेज कर दी। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने जल्दबाजी में कोई फैसला ना लेने का निर्णय किया और साथ ही अजय माकन की अध्यक्षता वाली कमेटी की जो सिफारिशें थी और 8 दौर की बैठकें जो भूपेश बघेल और पार्टी हाईकमान के सीनियर लीडर्स ने की, उन सभी सिफारिशों और फीडबैक को देखते हुए राजा वडिंग को प्रधान पार्टी का अध्यक्ष पंजाब में बनाए रखने का निर्णय लिया। अब इस पूरे विवाद में चन्नी खेमे का आरोप है कि पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने हाईकमान को पंजाब की वास्तविक स्थिति से पूरी तरह अवगत नहीं कराया, जिसकी वजह से राजा वडिंग को अध्यक्ष पद पर बरकरार रखा गया। वहीं दूसरी ओर चर्चा है कि राजा वडिंग पार्टी लाइन से अलग बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जल्द ही हाईकमान से मुलाकात कर सकते हैं। इसी बीच पंजाब कांग्रेस की अनुशासन समिति ने कार्रवाई की शुरुआत भी कर दी है। समिति के अध्यक्ष और जालंधर नॉर्थ से विधायक बाबा हेनरी ने पूर्व विधायक मदन लाल जलालपुर को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। कुछ वैचारिक मतभेद होते हैं, कई लोगों की पसंद नापसंद भी होती है। बहुत बड़ा एक परिवार है, हम परिवार में बैठ के बात कर रहे हैं। हमारी कोशिश इस बात की रहेगी कि भैया अगर कोई आदमी अपनी नाराजगी को भूपेश बघेल तक बात करना चाहते हैं तो वो यहाँ बात हो जाएगी। अगर कोई नेता हमारे हाईकमान को मिलना चाहता है, राहुल जी को मिलना चाहता है, प्रियंका जी को मिलना चाहता है, खाड़गे जी को मिलना चाहता है, केसी वेणुगोपाल से मिलना चाहता है, तो उनकी वहाँ मीटिंग के लिए तैयारी करवा दी जाए। चन्नी साहब हमारे पार्टी के सीनियर नेता हैं, वो कोई भी मीटिंग उनको करने का हक है
और कांग्रेस पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम है। अगर कोई साथी परिवार के मेंबर बैठ के बात करते हैं तो इसके ऊपर आपत्ति नहीं है, क्योंकि यही कांग्रेस की खूबसूरती है, हर एक को अपनी बात रखने का हक है। कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आ चुकी है। एक तरफ हाईकमान अनुशासन और एकजुटता का संदेश दे रहा है, तो दूसरी तरफ चन्नी खेमा अपने राजनीतिक वजूद और दावेदारी पर अड़ा हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी सियासी गतिरोध को खत्म कर पाएंगे, या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस की ये कलह पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज, आज तक। पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी खींचतान के बीच नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने बड़ा बयान दिया। बाजवा का कहना है कि जब अमेरिका और ईरान जैसे देशों के बीच बातचीत हो सकती है तो पार्टी के बीच भी उपजा मतभेद संवाद के जरिए दूर किया जा सकता है। अगर किसी नेता को किसी फैसले पर आपत्ति है तो वो पार्टी फोरम पर अपनी बात रख सकता है। प्रताप सिंह बाजवा सीनियर लीडर हैं, इनसे बैठक भी कल की। सर क्या अभी मतलब क्या मंथन चल रहा है सर कांग्रेस का, और आज भी बैठ के कल भी बैठक है, तो कल भी आपकी बैठक हुई जब यहाँ पे वो आए थे, तो फोकस किस चीज पे है? क्योंकि कुछ लोग इस चीज से नाराज हैं कि कमेटी बना दी, या वो प्रधान बनना चाहते थे, या उनको कोई और ओहदा चाहिए था, या उनसे कंसल्ट नहीं किया गया। देखो किसी पार्टी में, नेशनल पार्टी हो या रीजनल पार्टीज भी हो, जो टॉप लीडरशिप होती है वही फैसले लेती है। अगर इट इज जस्ट लाइक द सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ कोई फैसला सुनाई दिया, आपको पसंद नहीं है, तो आप रिवीजन में जा सकते हो, रिवीजन पड़ जाती है, वहां बड़े बेंच के पास चली जाती है बात, वहां फैसले ठीक हो जाते हैं। अगर वहां भी ना होते अल्टीमेटली आपको मानने पड़ते हैं। हर फैसला जरूरी नहीं है कि आपके मुताबिक ही हो। पर जो ये शक्ति प्रदर्शन सर हो रहा है, पहले मोरिंडा में हुआ, फिर कल भी मोहाली में एक जगह बता रहे हैं कि सभी लीडर्स आए गले में हाथ डाल के एक दूसरे के, वो जो शक्ति प्रदर्शन है, इनडिसिप्लिन तो नहीं, बट उस पर आपको लगता है कि रिवीजन की कोई गुंजाइश है? वो तो एक डिसीजन ही हो गया। देखो, शक्ति प्रदर्शन हमेशा पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए करना चाहिए। चलो मिलते हैं डेमोक्रेसी में, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन मीटिंग टिल दी टाइम आप लक्ष्मण रेखा में रहकर कीजिए। तो लक्ष्मण, मेरा ख्याल तो ठीक चल रहा है, लक्ष्मण रेखा में ही है, अपनी बात उन्होंने रखी है। वो कह रहे हैं हमने पार्टी हाईकमांड को मिलना है, तो मेरी राय है कि 5 दिन के लिए बघेल साहब इधर है, पहले आप इनको मिलिए। पर सर आपको लगता है कि उस अभी स्टेट पर है कि रिवीजन हो? क्योंकि कुछ का मानना ये है कि शायद वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको प्रधान का या बड़ा ओहदा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कि उन्हें मिले। देखो, मैं इन इंडिविजुअल बातों पर कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा। सारे मेरे करीबी साथी हैं, हर आदमी की अपना अपना व्यू पॉइंट होता है, मैं किसी व्यू पॉइंट को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहूंगा। मेरी तो इतनी बात ही है, लक्ष्मण रेखा में रहे, फैसले वो करें जिसका एडवांटेज पार्टी को जाए। कोई ऐसा हमारा काम नहीं होना चाहिए, एक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए जो अल्टीमेटली पार्टी को नुकसान कर जाए। सर वही चीज पे सवाल है कि ना तो वो इंचार्ज भूपेश बघेल के डिसीजन से या मीटिंग से सेटिस्फाइड नजर आते हैं, ना जो हाईकमांड ने किया उससे सेटिस्फाइड नजर आते हैं, तो अल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव तो देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी आप संतुष्ट नहीं हैं, रिवीजन में जाए वहां से भी संतुष्ट नहीं है, तो इस देश में तो हाईएस्ट कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ही है। जिसने कांग्रेस में रहना है उसको माननी पड़ेगी। वो तो हाई कमांड से ऊपर तो है कोई नहीं, तो वी विल हैव टू एक्सेप्ट इट। आपने अमेरिका और ईरान का एग्जांपल दिया कि अगर वो बैठ के बात कर सकते हैं तो ये इतना बड़ा मसला नहीं। मैंने तो ये बात की, इतनी एक्सट्रीम जहां जंग चल रही है वो भी टेबल पर आ गए, तो ये तो घर में ही है। कोई मतभेद, अगर डिफरेंसेस ही हैं, कोई झगड़ा थोड़ा है, डिफरेंसेस और झगड़े में बहुत फर्क है। अगर वो बैठ सकते हैं, हमें बैठना चाहिए। अगर हम बैठेंगे, नाम ही पसंद आएगा, हम ऊपर चले जाएंगे। बैठना जरूर चाहिए। फिल्म सतलुज को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाए जाने के बाद विवाद लगातार गहराता जा रहा है, क्योंकि फिल्म को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो चुकी हैं, तो दूसरी ओर आम लोग भी इसे दोबारा से रिलीज किए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर फिल्म को हटाने की वजह क्या है, और क्या समीक्षा के बाद सतलुज एक बार फिर से दर्शकों तक पहुंच पाएगी।
करीब 3 साल के लंबे इंतजार और 100 से ज्यादा कट्स के बाद ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालड़ा पर बनी फिल्म सतलुज को OTT प्लेटफॉर्म से हटाए जाने के बाद पंजाब में नया विवाद खड़ा हो गया है। फिल्म को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर रिलीज के महज कुछ समय बाद ही इसे क्यों हटा दिया गया? क्या ये फैसला फिल्म के विषय से जुड़ी संवेदनशीलता की वजह से लिया गया या इसके पीछे कोई और कारण है? इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सवाल उठाया है कि जब फिल्म को जरूरी मंजूरी मिल चुकी थी तो फिर उसे OTT प्लेटफॉर्म से हटाने की नौबत क्यों आई? मेरा मानना है कि सतलुज को बनवाने वाले, फिर दिखाने वाले, फिर बैन लगाने वाले वही फोर्सेस हैं। अगर किसी ने कोई मूवी बनाई है तो मूवी बनाने की इजाजत भी सेंसर बोर्ड देता है, दिखाने की भी सेंसर बोर्ड देता है, और जब इस पर कोई एम्बार्गो लगता है या बंद भी आप करते हो वो भी वही करता है। उधर अमृतसर में कई लोगों का कहना है कि फिल्म एक संवेदनशील और वास्तविक घटना पर आधारित है, इसलिए इसे लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। लोगों की मांग है कि फिल्म को दोबारा रिलीज किया जाए ताकि नई पीढ़ी भी उस दौर के हालात के बारे में जान सके और समझ सके। हैरानी ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ GTV ਦਾ ਜਿਹੜਾ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ ਗਲੋਬਲ ਆ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੁਬਈ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀ ਹਰ ਥਾਂ ਇਹ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਬੈਨ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। मैं ये चाहता था कि ये फिल्म प्लेटफॉर्म पर वैसे तो रहती, लोग इसको देखते, लोग ऐसा समझते कि उस इमरजेंसी इरा में, मिलिटेंसी इरा में कैसे हालात पंजाब की स्थिति में बने थे और कैसे जसवंत सिंह खालड़ा ने 25,000 जो लोग करीब गायब हुए थे उनके बारे में सारा आंकड़ा इकट्ठा किया था, उनके लिए जंग लड़ी थी और उसके बाद उनको भी उठा लिया गया था और कुछ एक दिनों के बाद उनकी भी जान बहक हो गए थे। ये तो समझ नहीं आई सर क्यों रिमूव किया गया, ये तो क्यों रिमूव किया गया, इसको नहीं करना चाहिए था, जबकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल इंडिया मतलब सबको दिखानी चाहिए थी कि हाँ भाई देखो ये किस दौर से निकल के अब हम क्या सिचुएशन में आया और उसके लिए हमें कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी है। इस बीच फिरोजपुर जिले के सैयद रोहिल्ला गांव के रहने वाले गुरनाम सिंह का दावा है कि उन्होंने भी उस दौर की प्रताड़ना झेली है। उनका कहना है कि कम उम्र में उन्हें और उनके परिवार को कई बार पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा और फिल्म में दिखाई गई कई बात उनके अपने अनुभव से मेल खाती है। इस बीच पंजाब बीजेपी के प्रधान केवल ढिल्लों की अपील के बाद केंद्र सरकार ने पंजाबी एक्टर दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को लेकर रिव्यू कमेटी का गठन किया है। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। फिल्म सतलुज को लेकर विवाद अब सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अभिव्यक्ति की आजादी, इतिहास की व्याख्या और संवेदनशील घटनाओं पर पर्दे पर दिखाने के बहस का हिस्सा बन चुका है। एक तरफ फिल्म को दोबारा रिलीज करने की मांग उठ रही है तो दूसरी तरफ इसे हटाए जाने के फैसले पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में आप सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या समीक्षा के बाद फिल्म सतलुज एक बार फिर दर्शकों तक पहुँच पाएगी। आज तक ब्यूरो। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तैयार हुआ जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन अब उद्घाटन के लिए तैयार है और 13 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेशन का उद्घाटन कर सकते हैं। उद्घाटन से पहले नॉर्दर्न रेलवे के जनरल मैनेजर राजेश कुमार पांडे ने अधिकारियों के साथ स्टेशन का निरीक्षण किया। एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस स्टेशन को देखकर यात्री भी काफी उत्साहित हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। जालंधर कैंट छावनी में आपका स्वागत है। पहली नजर में अगर आप इसे देखें तो शायद आपको लगेगा कि ये किसी बड़े शहर का एयरपोर्ट है, लेकिन ये एयरपोर्ट नहीं बल्कि जालंधर कैंट छावनी का रेलवे स्टेशन है। वो स्टेशन जहां कभी सिर्फ ट्रेनें आया करती थीं, अब यहां विकास भी पूरी शान के साथ दस्तक दे रहा है।
लोहे की पटरियों पर दौड़ती ट्रेनों के साथ अब यहाँ आधुनिक भारत की तस्वीर भी दौड़ती नजर आती है। करीब 2.5 साल पहले शुरू हुआ जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का कायाकल्प देरी के बाद अब अपनी अंतिम मंजिल तक पहुंच चुका है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरी तरह से बदले इस स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा भव्य लुक दिया गया है। भव्य एंट्रेंस, एयरपोर्ट जैसी फ्रंट एलिवेशन, विशाल कॉन्कोर्स, एसी वेटिंग हॉल, बड़ी डिजिटल इंफॉर्मेशन स्क्रीन, आधुनिक टिकटिंग एरिया और यात्रियों की सुविधा के लिए 10 हाई स्पीड लिफ्ट, 8 एस्केलेटर और दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम इस बात की गवाही है कि जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से रेल सफर अब सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि एक बेहतर अनुभव बनने जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना प्रोजेक्ट के तहत जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण कर दिया गया है। 99 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था और इसकी अब रूपरेखा बदल दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन की है और पूरी इसे एयरपोर्ट की तरह लुक दी गई है। जैसे एयरपोर्ट होता है वैसे ही ये बनाया गया है और यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पर 8 एस्केलेटर, 10 लिफ्ट और भी कई जो यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पे साधन दिए गए हैं। ये मॉडल है जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का और कैसे यहाँ पर पार्किंग बनाई गई है, गाड़ियां कैसे पार्क होंगी, यात्री कैसे स्टेशन के अंदर आएंगे, बाहर जाएंगे। ट्रेन को लेकर जो यहाँ पर शेड लगाई गई है उसे लेकर ये मॉडल तैयार किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंक्वायरी के लिए काउंटर बनाया गया है, जहाँ से लोग आने जाने के बारे में, ट्रेन के बारे में पता कर सकते हैं। जो यहाँ पर वॉशरूम बनाए गए हैं, काफी कुछ डेवलपमेंट की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा सा हॉल बनाया गया, वेटिंग हॉल है, एसी है। यहाँ पर गर्मी सर्दी से बचने के लिए यात्री यहाँ पर आके अपनी ट्रेन का जो इंतजार करेंगे वो यहाँ पर बैठेंगे। पूरी तरह से बदल चुके इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए 13 जुलाई को खुद पीएम मोदी यहां पहुंच सकते हैं। यही वजह है कि स्टेशन के उद्घाटन से पहले ही नॉर्दर्न रेलवे के जनरल मैनेजर राजेश कुमार पांडे ने पूरे स्टेशन का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने हर प्लेटफॉर्म, हर कॉरिडोर और हर सुविधा का जायजा लिया और अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि जो भी काम बाकी है उसे जल्द पूरा किया जाए, ताकि उद्घाटन से पहले स्टेशन पर हर व्यवस्था पूरी तरह तैयार रहे। चूंकि अभी पीक समर का सीजन है और अभी मानसून भी आने वाला है, तो इस संबंध में हम ढेर सारी जो यात्री सुविधाएं और जो हमारे सेफ्टी कंसर्न्स है पैसेंजर रनिंग के हिसाब से, उसका पूरा मैंने निरीक्षण किया। ये स्टेशन बहुत ही उच्च गुणवत्ता का बना हुआ है, जैसा आप लोगों का भी व्यू होना चाहिए। ये इसमें काफ़ी तन्मयता के साथ स्टेशन का डेकोरेशन भी किया गया है। कॉन्कोर्स में एयर कॉन्कोर्स है, एस्केलेटर, लिफ्ट की जो भी सुविधाएं हैं वो काफ़ी दी गई हैं। स्टेशन की बदली हुई तस्वीर सिर्फ अधिकारियों को ही नहीं बल्कि यात्रियों को भी खूब पसंद आ रही है। किसी को एसी वेटिंग हॉल ने प्रभावित किया तो किसी को डिजिटल स्क्रीन और साफ सुथरे प्लेटफॉर्म ने। लोगों का कहना है कि अब ये रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि किसी आधुनिक एयरपोर्ट जैसा एहसास देता है। तो पहले के मुकाबले तो बहुत बेटर है, स्टेशन की फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो गई हैं। आप देख रहे हैं कि वेटिंग रूम में बेटा है मेरा, तो वेटिंग रूम में बहुत अच्छा एसी, एयर कंडीशनर वर्किंग है, सब कुछ ठीक है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है। पहले के अगर आप 5 साल पहले देखेंगे तो इतना नहीं था स्टेशन डेवलप, बट नाउ इट इज़ वेरी गुड। द फैसिलिटीज आर ऑल्सो वेरी गुड। अच्छी बात है सर, ऐसे और हर सब जगह ऐसा ही होना चाहिए, हर स्टेशन ऐसे चमके। और हमें भी यात्रियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि साफ सफाई रखें हम लोग भी। आप खुद देखिए सर कितना साफ सुथरा स्टेशन है, बैठे हुए भी अच्छा लग रहा है, अच्छी वाइब आ रही है। क्या सुविधा मिल रही है आपको? सभी सुविधा मिल रही है, सभी ठीक है। जैसे अभी आप एसी वेटिंग हॉल में बैठे हैं, हाँ जी। पहले ऐसे था स्टेशन में? नो, ऐसे नहीं है, अब एसी है, सभी है। जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन अब सिर्फ एक पड़ाव नहीं बल्कि बदलते भारत की रफ्तार, नई सोच और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक बन चुका है। जहां कभी सिर्फ ट्रेनें आया करती थीं, अब वहां विकास भी सरपट दौड़ रहा है। जालंधर से दविंदर कुमार, आज तक। और अब बात करेंगे संगरूर के धुरी में हुए सनसनीखेज डबल मर्डर के बारे में, क्योंकि शहर के बीचों बीच एक सैलून में घुसकर 5 हमलावरों ने 2 युवकों की धारदार हथियार से हत्या कर डाली और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस शुरुआती जांच में से पुरानी रंजिश का मामला मान रही है, लेकिन आखिर दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच इस डबल मर्डर को क्यों अंजाम दिया गया, देखिए।
संगरूर के धूरी शहर का ये वही सैलून है जहां बैठे दो युवकों पर अचानक 5 हमलावरों ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। इस खूनी हमले में दोनों युवकों की जान चली गई। धूरी शहर के बीचों बीच हुई इस खूनी वारदात के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है। अचानक हुए इस हमले में देव कुमार नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अनिल कुमार नाम का दूसरा युवक हमले में घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज शुरू करने के कुछ ही मिनटों के बाद उसकी भी मौत हो गई। दो पेशेंट आए सी जी, एक पेशेंट देव कुमार ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡੈਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੀਵੀਅਰਲੀ ਇੰਜਰਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਬਟ 2-3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। घटना की सूचना मिलते ही धूरी पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत ही मामले की जांच में जुट गई। शुरुआती जांच में पुलिस को यह घटना पुरानी रंजिश में की गई हत्या का मामला लग रहा है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 5 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਵਾਚਣਾ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਕੋਈ ਤਲਖੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ FIR 302 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਜੁਰਮ ਬਣਦਾ होगा वो करके तफ्तीश अमल में लियांदी जा रही है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद इलाके के लोग सदमे में हैं, तो वहीं डबल मर्डर की इस घटना ने पंजाब की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा कर जांच तेज कर दी है। दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने वाले हत्यारे फरार हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि आरोपियों की पहचान कर जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। कुलवीर सिंह जीरा, संगरूर, आज तक। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।